महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक यानी स्टेबिलिटी से, सुखपूर्वक यानी हैप्पीली जिस भी पोस्चर में आप बैठ सकते हैं वही आसन कहलाता है। तो जब आप आसन कर रहे हैं तब आपको स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक बैठना है, वही सीखना है। तो आज के इस सीरीज़ में हम सीखेंगे सिटिंग के 2 ऐसे आसन जिसमें हम स्थिरम सुखम आसनम की तर्ज पे बैठना सीखेंगे। नमस्ते, मैं हूँ योगाचार्य नीरजा शुक्ला और आपका स्वागत है फिटनेस फंडा में। आज हम देखेंगे सिटिंग के आसन और जो कि फॉरवर्ड बेंड है। एक आसन जो कि आगे झुकने वाला है, उसका दूसरा आसन उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आसन है। ये 2 आसन जानेंगे कौन से हैं। उसके पहले हम जानेंगे आगे झुकना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस आसन के द्वारा हम आगे झुकना सीखते हैं। हम जीवन में भी कहते हैं कि जो झुकता है वो ही सस्टेन करता है। जो खड़ा हुआ पेड़ होता है वो सबसे पहले आंधी तूफान में टूटता है। ऐसे ही जो इंसान झुकना सीखता है वही इंसान सस्टेन कर पाता है। हमारे जीवन में बहुत तरह के आंधी तूफान होते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने आसन को इस तरह बनाया है कि अगर आप आगे झुकने वाले आसन करते हैं और उसमें स्थिरता पूर्वक रहते हैं तो आप अपने जीवन की आंधी तूफानों का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे आज के एपिसोड में 2 आसन जिनका नाम है पश्चिमोत्तानासन और पूर्वोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जो कि फॉरवर्ड बेंड का आसन है और पूर्वोत्तानासन उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आसन है, क्योंकि अगर आप आगे झुकते हैं तो आपको उसको किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए ये भी हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पश्चिमोत्तानासन को कैसे करेंगे। तो आज का पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का नाम जान लेते हैं। सभी आसन संस्कृत के शब्द हैं। पश्चिम, उत्तान और आसन, इसमें 3 शब्द मिले हैं, जो पश्चिम प्लस उत्तान प्लस आसन। पश्चिम का अर्थ होता है पीछे या आपकी पीठ, या पश्चिम दिशा भी कहते हैं। पूर्व मतलब आगे और पश्चिम मतलब पीछे। तो शरीर में पश्चिम क्या है? पीठ। उत्तान का मतलब उठी हुई या खींची हुई, और आसन मतलब वो उस तरीके का पोस्चर, शरीर की स्थिति। तो इन तीनों का साथ में देखेंगे तो आपके शरीर में ऐसी स्थिति जिसमें आपकी पीठ पूरी तरह से खींची हुई है, पश्चिम दिशा पूरी तरह से खींची हुई है। ये इसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। आसनों में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पश्चिमोत्तान आसन ऋषियों के द्वारा लिखा गया एक ऐसा आसन है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि एक तो ये फॉरवर्ड बेंड का आसन है जिसमें आप नीचे झुकते हैं, अपने ईगोज़ को सरेंडर करते हैं, अपने गुस्से को सरेंडर करते हैं। प्लस जब इस आसन की पोस्चर हम बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे नाड़ी और जो चक्र हैं, जो एनर्जी सेंटर्स हैं, वो भी खींचे जाते हैं और उनमें जो प्राणा का फ्लो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ऊर्जा का संचार पूरा होता है। इसीलिए पश्चिमोत्तानासन को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है। अब देख लेते हैं कि पश्चिमोत्तानासन को कैसे करेंगे, क्या इसकी सही तरीके हैं और क्या इसको कैसे हम गलत कर सकते हैं। तो आइए पूरा इसका गाइड देख लेते हैं पश्चिमोत्तानासन का। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठें। दंडासन में बैठने के लिए अपने पैरों को सीधा सामने की तरफ खोल के खींच के रखें। पीठ को सीधा रखें। दोनों हाथों को अपने साइड में रखें, वो भी ज़मीन से लगाकर। शोल्डर को पूरा ओपन रखें, चेस्ट को ओपन रखें, पेट को अंदर रखें। आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए श्वास लंबी गहरी करें। श्वास जैसे जैसे लंबी और गहरी होगी, मन शांत होगा और आसन करने के लिए आपका शरीर तैयार होगा। जब आप 2 से 3 लंबी गहरी श्वास भर लें, उसके बाद अपने हाथ को सामने की ओर लाएं। पैरों को फिर से टाइट करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। कान के पैरेलल रखें। पेट को अंदर रखें। श्वास छोड़ते हुए अपनी पीठ को सीधा करते हुए ही नीचे की तरफ आएं। फिर धीरे से अपने हाथ की एल्बोज को नीचे झुका दें और अपने अंगूठे को पकड़ लें। गर्दन को धीरे धीरे नीचे लाएं और यहाँ पे कुछ देर रुकें। जब आप रुके हैं तब श्वास भरें और छोड़ें। सबसे पहले 10 से 20 सेकंड करें, उसके बाद धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बढ़ाएं। फिर श्वास भरते हुए हाथों को सीधा कान के साथ लगाएं
और अपने कमर से ऊपर आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने ज़मीन से लगा दें और दंडासन में आएं। 2-3 लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। पश्चिमोत्तानासन जब आप शुरू में कर रहे हैं तो 10-20 सेकंड ही करें, धीरे धीरे 30 सेकंड, और इसको 2 से 3 मिनट में कन्वर्ट करें। ये जब तक 3 मिनट नहीं करेंगे इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात आपको स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक बैठना है। ये इसका फाइनल पोस्चर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या गलती कर सकते हैं, और फिर उसके बाद बताती हूँ कि अगर आपके हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या गलती कर सकते हैं। दोनों पैर आपने खींचे हैं, नीज को आपने अगर लूज रखा है, देखेंगे आप पैरों के एंकल से स्टार्ट करेंगे, एंकल्स को आपने लूज रखा है और नीज को भी लूज रखा है। ये पहली गलती। जब आप पश्चिमोत्तानासन करें तो सबसे पहले नी को टाइट कर लें, घुटने को टाइट कर लें, पीठ को सीधा करें और पैर के पंजे अपनी तरफ खींचें। ये करने से आपको काफ मसल्स में, यानी जो आपके घुटने के नीचे का हिस्सा है पीछे, काफ मसल्स में आपको स्ट्रेच आएगा, वो बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप सीधे बैठे हैं, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर खींचेंगे। अब गलती क्या करते हैं हम, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले जाते हैं जल्दबाजी में और पीठ को गोल कर देते हैं। स्पाइन को गोल नहीं करना है, ये गलती है। आपने हाथ पैर पकड़ लिया लेकिन गर्दन नीचे झुका दी और पीठ को आपने इस तरह से कर्व कर दिया। आपको भले आप नीचे नहीं जा सकते, आप हाथ से अपने टो पकड़ लें और पीठ को सीधा रखें। आप यहाँ पहले रुके रहेंगे 1 मिनट 2 मिनट, तो आपका अपने आप आपके जो पैरों में देखेंगे ना खिंचाव आ रहा है। जैसे ही आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे आपके पैरों में काफ मसल से लेकर और हिप्स तक खिंचाव आएगा और वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो फ्लेक्सिबल बनाना है तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपको नीचे प्रेस करना है, लेकिन स्पाइन को सीधा रखते हुए इस तरह यहाँ पे होल्ड करना है। अब दूसरे केस में आपका हाथ यहाँ नहीं पहुँच रहा है तो क्या करें, तभी भी आपको पैर अपना सीधा ही रखना है। आपको पूरा काम आपके पैरों पे करना है। अगर आपके पैर फ्लेक्सिबल हो गए, पैरों में क्या क्या आता है, आपके एंकल्स हैं, काफ मसल्स हैं, नीज हैं, थाइस, इनर थाइस और अपर थाइस हैं, ठीक है, हिप्स हैं। ये पूरा इसके अलग अलग मसल पे जब काम होगा और ये फ्लेक्सिबल होंगे तभी आप नीचे जा सकोगे। कहते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग इतना आसान नहीं होता है, तो आपको इस पे काम करना है। पैर सीधे रखने हैं, आप यहाँ तक ही झुक सकते हो। तो आपको श्वास लेना है, हाथ सीधे करने हैं और आपको स्ट्रेंथन करते हुए, इतना ही आ रहा है तो इतना ही आए, धीरे धीरे नीचे आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे। लेकिन आपको हाथ पैर पकड़ने के चक्कर में यूं करके गोल नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। पैरों को लूज भी नहीं करना। कितने लोग अपने पैरों को ढीला करके और इस तरह पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये भी गलती नहीं करनी है। ये बहुत कॉमन गलतियां हैं जो सब लोग करते हैं। स्टार्टिंग में अगर ये गलती, अगर आपने पैर लूज कर दिए तो यहाँ खिंचाव नहीं आएगा, यहाँ खिंचाव नहीं आएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनेगी। और जब तक वो खिंचाव नहीं आएगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगी मसल्स, तब तक स्थिरम सुखम आसनम तो होगा ही नहीं, आप आसन भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो अब एक बार फिर देखेंगे कि अपनी पीठ को सीधा करें, श्वास भरें, कान से लगाएं, श्वास छोड़ें और स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए ही आए। अगर आप यहीं आ सकते तो बस इतना झुकें, पैरों को इस तरह पकड़ सकते तो यहाँ पकड़ें, होल्ड करें थोड़ी देर। अगर डीप ब्रेथ करेंगे ना तो आप अपने आप देखेंगे आपके पैरों के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं और आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब दूसरी बार में अपने हील पकड़ने की कोशिश करें, यहाँ पे थोड़ी देर रुकें, लेकिन नीज को लूज ना करें। फिर धीरे से नीचे लाए सिर को। फिर इस तरह से 2-3 जो स्टेप मैंने बताए, यहाँ पे होल्ड करें, यहाँ पे होल्ड करें और फिर ही नीचे लेकर आए। जब ऊपर आए तब गलती ना करें कि आप ऊपर आ जाएं, हाथ नीचे छोड़ दें। श्वास को भरते हुए पूरी पीठ को सीधा करें। एक लास्ट जो गलती जो कॉमन है, आपकी टॉर्सो यानी आपका जो स्पाइन है वो सिर के इस हिस्से से कमर के इस हिस्से तक है। उस स्पाइनल कॉर्ड का जो आखिरी हिस्सा है आपको वहाँ से बेंड करना है, ना कि ऊपर के पार्ट से। ये गलती बहुत कॉमन है जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं और इसीलिए उनका फॉरवर्ड बेंड नहीं होता। तो आप अपने स्पाइन को लेंथन करते हुए अपने टॉर्सो के एंड पॉइंट से यानी कि कमर के निचले हिस्से से ही आगे की ओर झुकेंगे।
तो ये पश्चिमोत्तानासन करने के लिए यूजुअली गलतियाँ और सही क्या है। तो अब देख लेते हैं पश्चिमोत्तानासन के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। कहते हैं हर एक आसन में एक इतना पोटेंशियल है कि अगर हम सही तरह से करेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे। पैरों के एंकल स्ट्रेच होते हैं, काफ मसल स्ट्रेच होते हैं, उसके ऊपर आएंगे नी कैप स्ट्रेच होते हैं, थाइज हिप्स स्ट्रेच होता है। तो पैर से नीचे का सारा हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फ्लेक्सिबल होता है और उसकी मसल प्रॉपर काम करती है। फिर जब ऊपर आ जाते हैं, हाथों को देखेंगे, जब हाथों को ऊपर खींचते हैं तो शोल्डर मजबूत होते हैं, हाथ पूरे आर्म्स मजबूत होते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और हाथ की उंगलियों तक पूरा ऊपरी हिस्सा स्ट्रांग होता है। फिर जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारा पेट दबता है, तो पेट पूरा, जितने पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उनकी मसाज होती है। चेस्ट ओपन होती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है। उसके बाद देखेंगे पीठ का हिस्सा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और जब वो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का ही है, यानी आपकी नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो आपके मन को शांत करती है। स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है तो आपका शरीर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये कुछ फिज़िकल चीज़ें हैं, शरीर जो फिज़िकली है जो स्ट्रेच हो रहा है। इसके अलावा हम थेरेपेटिक देखेंगे तो जब हम नीचे झुक रहे हैं तो मन शांत हो रहा है, सरेंडर कर रहे हैं, यानी साइकोलॉजिकल जितनी भी प्रेशर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे पेट दब रहा है तो डाइजेस्टिव जितने इशू हैं, कॉन्स्टिपेटेड प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, पेट से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं। फिर चेस्ट ओपन हो रही है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, तो आपकी श्वास लेने की गति ठीक हो रही है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जब ठीक हो रही है तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत शार्प हो रहा है और फोकस और कंसंट्रेशन उससे बढ़ता है, यानी आपकी स्टडी अगर बच्चे करते हैं तो उनकी स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा अगर स्पिरिचुअल बेनिफिट देखें तो शरीर के अलग अलग अंगों पर, यानी अलग अलग जगह पर जो चक्र और नाड़ी हैं उनमें इनका असर होता है। और जब चक्र और नाड़ी एक्टिव होते हैं तो बॉडी के अंदर, जैसे हार्ट चक्र एक्टिव होता है तो आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होता है तब आपकी नॉलेज के सेंटर को आप एक्टिव करते हो, यानी ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगता है। फिर जब आपका एब्डोमेन में मणिपुर चक्र अगर एक्टिव होता है तो डाइजेस्टिव, यानी कि पेट के अंदर की जो एनर्जी, कहते हैं नाभि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शरीर में, तो आपके यहाँ पेट की सारी जितनी एनर्जी सेंटर्स हैं वो ओपन होते हैं और वो एनर्जी फ्लो होता है। यानी जब आप इसको स्थिरम सुखम आसनम के तौर पे, यानी आपने सिर्फ आसन कर लिया और छोड़ दिया तो उसका कोई बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं फील होगा जितने मैं बता रही हूँ। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन जब आप उसको 2 से 3 मिनट कर पाओगे, शांतिपूर्वक उसको फील करोगे, तो आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और आपको पहले से ज़्यादा शरीर सशक्त और मन मजबूत लगेगा। ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम बेनिफिट से ज़्यादा प्रिकॉशन पे काम करेंगे। प्रिकॉशन क्या? अब ये आसन बहुत ज़्यादा बेसिक आसन नहीं है, इसको हर कोई कर सकता है ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ऐसा भी नहीं है। ये आसन बहुत तरह से दूसरे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें नहीं करना चाहिए। तो किसको नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एब्डोमेन में अगर कोई भी इशू है, पेप्टिक अल्सर है या हर्निया है या आपको पेट में कोई भी ऑपरेशन किया है, 6 महीने नहीं हुए हैं अगर आपके ऑपरेशन को, तब भी आप इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके अगर हैमस्ट्रिंग लूज नहीं है, टाइट है, तो आपको करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो आप अपने पहले हैमस्ट्रिंग पे काम करें और उसके बाद इस आसन का अभ्यास करें, क्योंकि हैमस्ट्रिंग या आपके जो पैर के मसल्स हैं जिसको कहते हैं साइटिका नर्व होती है, अगर वहाँ कुछ इशू आ जाएगा तो आप फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान में आ जाओगे। इसलिए जब आपके हैमस्ट्रिंग लूज़ हों, धीरे धीरे उन पे काम करें, उसके बाद ही इस आसन का अभ्यास करें। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिनको स्पाइन में कोई भी इंजरी हो, क्योंकि स्पाइन को स्ट्रेच करती है, तो खास ध्यान रखें कि स्पाइन में अगर कोई भी इंजरी है तभी भी इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर बैक पेन है
तो फॉरवर्ड के आसन नहीं करने चाहिए। आपको डॉक्टर ने कहा है कि बैक पेन है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बैक पेन में आपको नीचे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए कभी भी। धीरे धीरे जब आप बैकवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस करोगे, आपकी कमर मजबूत होगी, उसके बाद इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये खास ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको बैक पेन है, बैक का कोई भी इशू है, तो आपको पश्चिमोत्तानासन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ, जब भी आप किसी आसन का अभ्यास करें तो उस आसन को अपने डॉक्टर की सलाह से करें, आपको कोई भी इशू है, और या तो फिर आप किसी योगाचार्य के मार्गदर्शन में करें। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस। अब हम देखेंगे कि पश्चिमोत्तानासन करने के तुरंत बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री आसन है वो करना जरूरी है। उसका नाम पूर्वोत्तानासन है। पूर्वोत्तानासन पश्चिमोत्तानासन के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो आपको बैकवर्ड बेंड करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अपनी बैक को सामने स्ट्रेच करें, उसके साथ ही बैक को पीछे भी स्ट्रेच करना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि पूर्वोत्तानासन क्या है। पूर्वोत्तानासन का नाम जान लेते हैं। पूर्व, उत्तान और आसन, इसमें 3 शब्द हैं। पूर्व का मतलब सामने, जैसे हमने पश्चिम देखा, पश्चिम मतलब पीछे, पूर्व का मतलब सामने या पूर्व दिशा। उत्तान मतलब खिंचा हुआ, और आसन मतलब पोस्चर, उसकी स्थिति, शरीर की स्थिति। तो ऐसी स्थिति जिसमें आपका सामने का हिस्सा खिंचा हुआ है उसको कहेंगे पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन पश्चिमोत्तानासन का बिल्कुल अपोजिट है। पश्चिमोत्तानासन में आप नीचे झुकते हैं, पूर्वोत्तानासन में आप अपने आप को ऊपर की ओर उठाते हैं। तो पूर्वोत्तानासन पश्चिमोत्तानासन का कॉम्प्लीमेंट्री आसन है, ये फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन नहीं है, इसीलिए आज हमने पश्चिमोत्तानासन के साथ लिया है। तो आइए देख लेते हैं पूर्वोत्तानासन को कैसे करेंगे और उसकी क्या स्थिति रहेगी। पूर्वोत्तानासन करने के लिए हम फिर से, ये सिटिंग का पोस्चर है, इसीलिए सिटिंग का पोस्चर स्टार्ट करने के पहले दंडासन में बैठेंगे। तो सबसे पहले दंडासन, यानी आपके पैरों के एंकल खिंचे हुए और पैरों की थाइस तक पूरे पैर खींच रखें, पेट को अंदर, चेस्ट को ओपन, हाथों को ज़मीन से लगाएं और आंखों को बंद करके 2-3 लंबी गहरी श्वास भरें। शरीर को पूरी तरह आरामदायक स्थिति में ले आएं, और जब शरीर एकदम रिलैक्स हो जाए, आराम में आ जाए, उसके बाद पूर्वोत्तानासन के लिए तैयार हों। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। ध्यान रखें कि जो दोनों हाथ हैं उसकी पोस्चर इस तरह नहीं, इस तरह हो। दोनों हाथ हिप्स के थोड़ा पीछे, शोल्डर को रोल करेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे एक बार, शरीर को थोड़ा मजबूत स्थिति में ले आएंगे। फिर श्वास भरते हुए अपने एंकल्स को नीचे की तरफ खींचें, यानी पैरों को जितना नीचे खींचें, गर्दन को पीछे छोड़ें और अपने हिप्स को टाइट करें और पेट को टाइट करें। जितनी देर हो सके यहाँ रुकें। पहले आप शुरुआत करें 5-7 सेकंड से, फिर 10-15 सेकंड तक रुकें। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए पहले अपनी कमर को नीचे लाएं, हिप्स को टच करें, पैरों को अपनी स्थिति में लाएं, हाथों को अपनी स्थिति में लाएं, कमर को सीधा करें और अपने हाथ को घुटने पे रख के 2-3 लंबी गहरी श्वास भरें। अब हम जानेंगे कि इसको हम किस तरह से, क्या गलतियां करते हैं। तो गलतियों के लिए एक तो हमारी गलती होती है, जब हम कहते हैं पूर्वोत्तानासन, तो लोग हाथों को पीछे इस तरह रख देते हैं। इस तरह हाथों को पीछे नहीं रखना है। पूर्वोत्तानासन में आपके हाथ की स्थिति, आपकी उंगलियां आपके हिप्स की तरफ हों। दूसरी गलती, जब हम ऊपर उठते हैं तो हमारे कमर में, यानी कि हिप्स में इतनी पावर नहीं होती, या तो कोर मसल स्ट्रेंथन नहीं होते, तो इस तरह से हम पैरों को ढीला छोड़ देते हैं। नीज और एंकल को ढीला नहीं छोड़ना, टाइट रखना है। इस तरह लूज छोड़ देते हैं और अपने हिप्स को ड्रॉप करके पीछे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये गलत तरीका है, क्योंकि गलत तरीके से करेंगे तो आपके जो जगह पे स्ट्रेच होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए आपको जब ऊपर उठना है तो अपने हाथों पे पूरा प्रेशर देना है, कोर को टाइट करना है, बटक्स को टाइट करना है, और फिर एक लाइन में रहे बॉडी। आपकी बॉडी इस तरह ड्रॉप ना हो, इस तरह स्ट्रेट हो। ये ड्रॉप होगी तो आपके किसी भी पार्ट में स्ट्रेच नहीं आएगा। तीसरी गलती करते हैं, हाथ को सीधा नहीं कर पाते। जब आपके हाथों में स्ट्रेंथ नहीं होती है तभी भी आप पूर्वोत्तानासन नहीं कर सकते। तो आप उठते हैं लेकिन हाथ आपके बेंड हो जाते हैं। आपकी देखिए हिप ड्रॉप है, पैर भी कहीं कहीं जा रहे हैं और हाथ बेंड है, तो ये भी ना करें।
आप ध्यान रखें, जब आप पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में पूर्वोत्तानासन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा। पूर्वोत्तानासन करने के लिए आपके हाथों की जो मसल्स हैं यानी आपके रिस्ट हैं उसमें कलाइयों में बहुत ताकत होनी चाहिए। आपके कोर मसल्स यानी कोर मसल्स का पार्ट होता है जो वो होता है आपके कमर का आगे का और पीछे का हिस्सा। ज़्यादातर वुमेन की कोर वीक होती है। कोर मसल्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आपका बॉडी ऊपर नहीं उठेगा। तो क्या करें, पूर्वोत्तानासन सीखें प्रॉपर तरीके से। पहले अपनी कलाइयों को मजबूत करें। कलाइयों की जो सूक्ष्म व्यायाम वगैरह होता है, उसके जो रिस्ट रोटेशन होते हैं, इससे बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं। आपकी कलाइयों को मजबूत करें, कंधों को मजबूत करें, दूसरे बहुत सारे आसन हैं, प्रैक्टिसेस हैं उससे। उसके बाद पूर्वोत्तानासन का अभ्यास सपोर्ट से करें, अपने बटक्स के नीचे कोई तकिया या गद्दा रख कर करें और फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन अब जब तक पूर्वोत्तानासन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, पश्चिमोत्तानासन के बाद यानी आप जब पश्चिमोत्तानासन में नीचे झुक रहे हैं तो आप पूर्वोत्तानासन तुरंत नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हाथ को पीछे ले जाकर अपनी स्पाइन को इस तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। ये आसन सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। बॉडी बहुत ज़्यादा नीचे स्ट्रेच हो रही है, स्पाइन को पूरा स्ट्रेच दे रहे हैं तो बैक स्ट्रेच भी करना इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप नोट कर लें। खाली पश्चिमोत्तानासन करके शरीर को ना छोड़ें वरना आपको डैमेज होगा। एक और चीज़ इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी, इसके साथ इसलिए कहना चाहूँगी कि आप कोई भी आसन करें, देखिए पूर्वोत्तानासन है, पश्चिमोत्तानासन बहुत बेसिक आसन नहीं है। आप कोई भी आसन करें उसके पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, अपनी बॉडी को चार्जअप करें, वार्म अप करें। बहुत सारे तरीके हैं, वॉकिंग करके भी वार्म अप किया जा सकता है या सूक्ष्म व्यायाम के थ्रू वार्म अप किया जा सकता है। तो बॉडी जब तक वार्म अप नहीं हो तब तक आप इस तरीके के एडवांस पोस्चर को नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, वरना आपके मसल में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होंगे, टीयर अप हो जाएंगे मसल्स और आपको लॉस होगा। तो जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से करें। पश्चिमोत्तानासन अगर आप कर लेते हैं, पूर्वोत्तानासन नहीं होता है तो आप बैक को स्ट्रेच करके और फिर उसकी प्रैक्टिस को ख़त्म करें। तो आपने देखा कि पूर्वोत्तानासन को कैसे करते हैं। आज अभी जान लेते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। पूर्वोत्तानासन करते हैं तो आपके पैरों से लेके हाथों तक की सारी मसल स्ट्रेच होती हैं और स्ट्रेंथन होती हैं। आपकी कलाइयाँ मजबूत होती हैं, हड्डी मजबूत होती है हाथों की, शोल्डर मजबूत होते हैं, पैर पूरे मजबूत होते हैं और रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके साथ ही ये चेस्ट ओपनिंग आसन है यानी कि आपके श्वसन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है। श्वसन तंत्र जब स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी जितनी भी श्वसन रिलेटेड बीमारियां हैं, अस्थमा है या दूसरे भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही स्त्री रोग के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। अगर ये आसन सही तरह से कर सकते हैं आप तो स्त्री रोग में जितने भी PCOD, PCOS, यूट्रस रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं उनसे भी इनमें छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही साथ आप जो आजकल जीवन शैली है उस जीवन शैली में आपका खान पान खराब हो गया है तो श्वसन तंत्र भी खराब हो गया है और कोविड का जो इफ़ेक्ट है उस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है। इसके साथ देखेंगे कि इसको कौन नहीं कर सकता है। खास जानना चाहिए कि कौन नहीं कर सकता है। जिनके हाथों में इंजरी हो, कलाइयों में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, वीक हो, तभी भी आप इसको नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी सर्जरी की हो, पेट में हो, नीज़ में हो, स्पाइन में हो, किसी भी जगह हो, सर्जरी आपको की है, 6 महीने होने चाहिए कोई भी आसन का अभ्यास करने के लिए। अब सवाल उठता है कि इस आसन को कब और कितना करें। तो आप सुबह में करें या शाम को करें, जब भी करें लेकिन खाली पेट पर करें। पेट एकदम खाली हो। अगर सुबह कर रहे हैं तो फिर आपका पेट आप शौच करके आएँ और बिल्कुल खाली पेट पर इसका अभ्यास करें। और अगर आप शाम को कर रहे हैं तो खाने में 4 से 5 घंटे का गैप रख कर ही इसका अभ्यास करें। कोई भी आसन पेट भरा हुआ हो तो ना करें। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि आप अगर गर्भवती स्त्री हैं तब आप कोई भी आसन अपनी मर्जी से ना करें, ना किसी से पूछ कर देख कर करें। आप अपने योगा टीचर से सलाह लें, उसके बाद ही आसन करें। इसके साथ ही आप कोई भी किसी भी तरह के रोग से पीड़ित हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, योग टीचर से पूछें, उसके बाद ही इन आसनों का अभ्यास करें। तो आज हमने देखे पूर्वोत्तानासन और पश्चिमोत्तानासन, 2 आसन, 2 ऐसे आसन कि एक फॉरवर्ड बेंड और एक बैकवर्ड बेंड का। इन दोनों आसन के बेनिफिट्स देखें, प्रिकॉशंस जानें और जाना कि इनको कैसे सही और गलत तरीके से करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए फिटनेस फंडा के साथ।
मैं योगाचार्य नीरजा शुक्ला आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।